हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को संपूर्ण हल को देखेंगे। तो यहाँ हम पूरा हल देखने वाले हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 से लगा के सभी प्रश्न टोटल यहाँ पे हमारे पास प्रश्न संख्या है, कुल प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारे पास है 23। तो प्रश्न नंबर 1 से लगा के प्रश्न नंबर 23 तक हम सभी उत्तरों को देखेंगे। तो एक एक करके हम इनके आंसर अब देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। पिछले सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। सभी विषय के पेपर का हल हमने डाल रखा है। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का पहले वाले का उत्तर है व्यक्तिगत इकाई, दूसरे का उत्तर है अ और ब दोनों, तीसरे का उत्तर है 0, चौथे का है इनमें से कोई नहीं और पांचवे का उत्तर है उत्पत्ति के साधनों पर, छठा है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को। प्रश्न नंबर 2 में दीर्घ का पहले में आएगा दीर्घ, दूसरे में आएगा यू, तीसरे में आएगा औसत, चौथे में आएगा कम कीमत में, पांचवे में आएगा निम्नतम निर्धारित कीमत और छठे सातवें का आंसर अभी हम आपको बताएंगे आखिरी में, लास्ट में। अब आप पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का आंसर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है मांग और पूर्ति, दूसरे में आएगा कुल संप्राप्ति मात्रा, तीसरे में आएगा कीमत गुणित मात्रा, चौथे में आएगा विक्रेता, पांचवे में आएगा व्यापक, छठे में आएगा आय तथा रोजगार सिद्धांत। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। तो इसमें पहले में आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद और पंजाब नेशनल बैंक। अब चौथे में आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पांचवे में आएगा इसी में आय में परिवर्तन के साथ बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं और छठे में आएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापक है जो प्रेरित उपभोग को एक संरचनात्मक मान प्रदान करता है और छठा आएगा ऐसी अभिव्यक्तियों जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो बद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये था प्रश्न नंबर 4 के उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में, जो कि सत्य असत्य है। तो पहले वाले में आएगा सत्य, दूसरे में भी आएगा सत्य, तीसरे में आएगा असत्य, चौथे में आएगा सत्य, पांचवे में भी आएगा सत्य और छठे में आएगा असत्य। तो ये थे सत्य असत्य के उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 में सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो आर्थिक घटनाओं की विवरण की चिंता करता है। यह तथ्यों, कारणों तथा प्रभाव व्यवहार संबंधों पर केंद्रित है। इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के विकास और प्रशिक्षण शामिल है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो उत्तर है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वस्तु की वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार का रूप है जिसमें देना तथा क्रेता तथा विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है। यहाँ क्रेता कर लेना आप लोग। क्रेता तथा विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है जो समरूप या एक जैसी वस्तुओं का उपयोग द्वारा निर्धारित कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ उपयोग ऐसी फर्मों का समूह है जो एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का उत्तर।
तो उत्तर है वस्तु की मांग खरीदने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे अगर वस्तु की मांग काफ़ी ज़्यादा है और आपूर्ति के स्रोत कम है तो ऐसे में कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर वस्तु की मांग कम है तो स्रोत काफ़ी है तो वस्तु की कीमत में कटौती होती है। कई बार विपणन संयंत्रों के द्वारा भी वस्तु की मांग की जा सकती है और हमें मालूम नहीं पड़ता है, चाहे उस चीज़ की हमें आवश्यकता ही क्यों न हो। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन दाताओं द्वारा भी वस्तु की मांग को बढ़ाने को जिम्मेदार है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है अल्पाधिकार के बारे में बताना है। तो अल्पाधिकार बाजार की ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता पूर्ति एवं मूल्य पर समुचित प्रभाव रखता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। इसमें है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता तो है निजी संपत्ति का और दूसरी है आर्थिक स्वतंत्रता का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 का उत्तर जिसमें प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताना है। किसी एक वर्ष में देश की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष में देश की जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त मान को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अब है प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द बटुआ से हुई है जिसका अर्थ एक छोटे चमड़े का थैला अथवा बटुआ है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है। अगला है प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। यहाँ पे विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती है उसकी माप है। अब है प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में पहली है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य का अध्ययन। तो पहला अगर हम देखें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं, समस्त अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के अध्ययन में सहायता करता है। अब देखते हैं हम इसी का दूसरा पॉइंट जो है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता के रूप में यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव कम होता है। अगला है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता के रूप में यह छोटे छोटे कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के मूल्य नाम से भी की जाती है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग और पूर्ति घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 17 के अथवा का उत्तर है पूर्ति का नियम। तो पूर्ति के नियम में कीमत और पूर्ति का धनात्मक संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घट जाती है। यदि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है जबकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। अब है प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। इसमें अथवा वाले का ही उत्तर है प्रश्न नंबर 18 में भी। तो प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेश किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है इसमें संसाधनों का आवंटन।
तो कई बार बाहरी शक्तियों संसाधनों के कुशलतम आवंटन में विफल रहती है। सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र संसाधनों को सामूहिक व आर्थिक हितों के अनुरूप पुनः आवंटित करने का प्रयास करती है। दूसरा है आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। सरकार बजट के माध्यम से देश में आय एवं संपत्ति की विशेषताओं को कम करने के लिए अनेक प्रयास करती है। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। सरकारी बजट का एक उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी है। सरकार मूल्यों में उतार चढ़ाव रोकने और अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के ऊंचे स्तर से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती है। बजट सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मंदी के दिनों में घाटे का बजट तथा तेजी के दिनों में बजट अपनाकर ही कीमत स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अब है प्रश्न नंबर 20 का उत्तर। इसमें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखने थे। तो वस्तु का स्वभाव, वस्तु का प्रयोग, स्थानांतरण, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, धन का वितरण और समय का प्रभाव। तो पहला तो है वस्तु का स्वभाव। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी कीमत होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो सकता है। अब अगला देखते हैं प्रश्न पॉइंट नंबर 2 इसी का, वस्तु का प्रयोग। जिन वस्तुओं का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। तीसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। किसी वस्तु के बदले में दूसरे प्रकार की वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है, स्थानापन्न वस्तु होती है। चौथा है धन का वितरण। जिस मांग में धन का वितरण समान होता है वह मांग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि आपका वितरण समान होने के कारण सभी लोगों में वस्तुओं को खरीदने की क्षमता एक समान होती है। अब है प्रश्न नंबर 22 का उत्तर। इसमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर लिख रहा है। तो पहला पॉइंट है स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से होता है और इसका संबंध परिवर्तनशील लागत साधनों से होता है। दूसरा है स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि परिवर्तनशील लागत पर उत्पादन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है उत्पादन बंद कर देने पर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होती जबकि इसमें उत्पादन बंद कर देने पर यह शून्य हो जाता है। चौथा है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ घटती है और इधर है एक लागत प्रारंभ में घटती है और एक सीमा के बाद बढ़ने लगती है। फिर प्रश्न नंबर 22 का अथवा वाले का उत्तर है यहाँ पे। तो जीडीपी ज्ञात करनी है हमें, सूचनाओं के आधार पे जीडीपी कितनी होगी। तो ये पूरा उसका आंसर है 22वें प्रश्न का अथवे का, ये यहाँ से आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 23 को। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है केंद्रीय बैंक के कार्य लिखने हैं। तो पहला तो है पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार। तो केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे वह आरंभ ही करता है, बेरा स्मिथ ने इस कार्य को ही केंद्रीय बैंक की परिभाषा का आधार बनाया है। केंद्रीय बैंक को नोट या मुद्रा का निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त होना और अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने अपने कार्यों को 2 भागों में बांटा है। दूसरा है सरकार का बैंकर एजेंट व सलाहकार। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को वही सेवाएं प्रदान करता है जो जनता को साधारण बैंकों से प्राप्त होती है। यह सरकारी विभागों के खाते में रखता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, अर्थात इसका अन्य बैंकों के साथ संबंध लगभग वैसा ही होता है जैसे उनका अपने ग्राहकों के साथ होता है। चौथा है धन का वितरण। जिस समय में धन का वितरण समान होता है वह मांग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि आय का वितरण समान होने के कारण सभी लोगों में वस्तुओं को खरीदने की क्षमता एक समान होती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा आज 12वीं अर्थशास्त्र का पूरे पेपर का संपूर्ण हल